हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को जूम स्टडी सेंटर बाय मुकेश का कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के सम्मुख एक सेशन लेकर आया हूं जिसका नाम है क्या आप जानते हैं। यानी इस सेशन में मैं आपके सम्मुख एक प्रश्न रखता हूं और उस प्रश्न से संबंधित उन सारे तत्वों को मैं आपके सम्मुख रखने का प्रयास करता हूं जो कहीं ना कहीं आपका एग्जाम के नजर से देखा जाए तो अत्यधिक इम्पोर्टेंट है। तो समय ना गंवाते हुए हम टॉपिक्स पर बढ़ना चाहूंगा। इससे पहले आप सभी से आग्रह है, यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस सेशन में अंत तक बना रहिएगा, वीडियो स्किप करके मत देखिएगा। देखिए, आपका जो समय जो है अत्यधिक इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेने वाला हूं। मैं हार्डली से हार्डली आपका 10 या 15 मिनट ही लेने वाला हूं। तो 10-15 मिनट आप मेरे साथ बने रहेंगे ऐसी मैं आपसे आशा रखता हूं। तो देखिए, आज का प्रश्न है कि हरित क्रांति का कार्यान्वयन करने के लिए बिहार राज्य का चयन क्यों नहीं किया गया था। जिस तरह से जानते हैं आप, हरित क्रांति जो है किससे संबंधित है? फसल के उत्पादन से संबंधित है। और बिहार राज्य जो है एक फसल प्रधान राज्य है, लेकिन फसल प्रधान राज्य होने के बावजूद भी इसे हरित क्रांति में शामिल नहीं किया गया था। इसकी कुछ वजह होंगे। यही कारण है कि आपका कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम के लिए ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं इसके ऊपर। देखिए, बिहार राज्य जो है, बिहार राज्य को हरित क्रांति के दौरान यानी जो फसल के उत्पादन के लिए एक अभियान चलाया जा रहा था, उस समय में आपका बिहार राज्य को शामिल नहीं किया गया था। तो इसके पीछे कारण क्या थे? तो पहले हम कारण पर चलते हैं, ठीक है। कारण देखिए, कारण इसका कई कारण था। तो पहला कारण था आपका जोत का छोटा भाग। दूसरा था आपका कृषि यंत्रीकरण का अभाव। तीसरा पॉइंट था आपका कृषि ऋण का कम आपूर्ति। 4 नंबर पॉइंट था आपका गरीब किसान। 5 नंबर ले सकते हैं हम पूंजी का अभाव। और छठा पॉइंट लेंगे हम सिंचाई सुविधा की कमी, ठीक है। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं, इसके पीछे कई कारण निकल के आ रहा है कि बिहार राज्य को तब के समय में कृषि के पैदावार के लिए, जो बढ़ोतरी के लिए या पैदावार के लिए जब एक अभियान चलाया जा रहा था, उस समय बिहार राज्य को शामिल नहीं किया गया था। इसके पीछे कई कारण थे, जो मूल रूप से ये 6 पॉइंट आपका प्रमुख माना जाएगा। तो देखिए, जोत का छोटा भाग। जोत का छोटा भाग कहने का मतलब यह है कि देखिए, जमीन का जो हिसाब किताब होता है हर राज्य का अपना अलग अलग होता है। जिस तरह से आप आसाम राज्य को देख लीजिए, तो यहाँ 5 काठा को 1 बीघा कहते हैं, और वहीं बिहार में आपका 20 काठा को 1 बीघा कहते हैं। यानी बिहार का जो काठा है वो छोटा छोटा होता है और असम का जो काठा है वो बड़ा होता है। लेकिन देखिए, इससे क्या प्रभाव पड़ता है दोनों में कि यदि आप बिहार में यदि किसी के पास 2 काठा जमीन है तो जाहिर सी बात है उसके लिए उपयुक्त नहीं है। यानी ना घर बना पाएगा ठीक ढंग से और ना ही वो फसल का पैदावार कर पाएगा। और यही आपका आसाम में यदि किसी के पास 2 काठा जमीन है तो एटलीस्ट वो घर जरूर बना सकता है। तो बिहार को तब के समय में आपका जो हरित क्रांति चल रहा था, यानी फसल के उत्पादन की बढ़ोतरी के लिए तरह तरह के अभियान चलाए जा रहे थे, उसमें बिहार राज्य को शामिल नहीं किया गया था क्योंकि जोत का छोटा भाग। क्योंकि देखिए, जोत का छोटा भाग कहने का मतलब यदि 2 काठा आपके पास जमीन है तो जाहिर सी बात है उसे जोतने के लिए आप ट्रैक्टर का
उपयोग नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि ट्रैक्टर का उपयोग इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि ट्रैक्टर को घूमने के लिए भी आपका जमीन चाहिए, तो वो जमीन उतना उपयुक्त नहीं है। तो इस हिसाब से आप जोत का छोटा भाग का क्या तात्पर्य निकल के आता है आप समझ चुके होंगे। दूसरा पॉइंट है कृषि यंत्रीकरण का अभाव। और बिहार में जो खेती गृहस्थी जो किया जाता था वो आधुनिक तरीका से नहीं किया जा रहा था। वो बनी बनाई रीति रिवाज जो है पहले से चलते आ रहा है, उसके तहत ही खेती किया जा रहा था, जिसके तहत यहाँ आपका फसल का उत्पादन करने में माने अत्यधिक मात्रा में उत्पादन करने में अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। ठीक है। तीसरा पॉइंट कृषि ऋण का कम आपूर्ति, और कृषि ऋण का जो है कम आपूर्ति था। चौथा पॉइंट है गरीब किसान। बिहार के जो किसान थे वो क्या था? गरीब था। क्यों गरीब थे? क्योंकि उनके पास दादा परदादा के समय से ही वे लोग क्या करते थे, जमींदारों का जमीन जो होता था उस पर खेती करते थे और अपने उपज का 50% उन भूमि मालिकों को देना पड़ता था जिनके वो जमीन लेकर खेती करते थे। तो जाहिर सी बात है उनके पास उतना पैसा नहीं हो पाता था ताकि उस पैसे से वो खेती खरीद सके, यानी अपना जमीन खरीद सके। ठीक है। 55 नंबर पॉइंट है पूंजी का अभाव। उनके पास जाहिर सी बात है जब दूसरे के जमीन पर खेती करेंगे तो उनके पास पूंजी का अभाव होना स्वाभाविक बात है। छठा पॉइंट अंतिम पॉइंट में कहूंगा सिंचाई सुविधा की कमी। सिंचाई सुविधा, जिसे जानते हैं कि बिहार के जो किसान जो है खेती गृहस्थी जो करते थे तो सिंचाई के लिए मूल रूप से आपका प्रकृति पर निर्भर करते थे, यानी वर्षा पर निर्भर करते थे। जबकि बिहार में आपका जल का कमी नहीं है। बिहार में ऐसे बड़े बड़े बहुत सारे नदियां हैं जो जल की आपूर्ति को पूर्ण कर सकता है, जिस तरह से आप गंगा, कोसी, सोन, कई नदियां हैं। लेकिन तब के समय में सरकार भी इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया था, यानी सिंचाई के लिए नहर का निर्माण करना पड़ेगा। तो तब के समय में सिंचाई के लिए सरकार जो है नहर का निर्माण में विशेष ध्यान नहीं दिया था। यही कारण है कि हरित क्रांति के समय में बिहार राज्य को शामिल नहीं किया गया था। ठीक है। अब हरित क्रांति का जनक जो है किसे कहा जाता है, यहां से भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हरित क्रांति का जनक जो है आपका नॉर्मन बोरलैंड को माना जाता है। ठीक है। ये आपका नॉर्मन बोरलैंड जो है ये कौन थे आपका? तो ये थे आपका अमेरिका का कृषि वैज्ञानिक। इन्होंने आपका मैक्सिको का गेहूं के ऊपर शोध किया था। ठीक है। और भारत में हरित क्रांति कब स्टार्ट होता है? आपका भारत में क्रांति आपका 1966 से लेकर 67 ईस्वी में होता है। ठीक है। और यही कारण है कि भारत आपका 1970 ईस्वी में आपका भारत अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर बन जाता है। देखिए, भारत को अनाज के सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाने में आपका एक व्यक्ति को नाम याद रखना पड़ेगा, जिनका नाम था आपका लाल बहादुर शास्त्री जी, जो कि हमारा
देश का क्या थे, पीएम थे, यानी प्रधानमंत्री थे। इनके समय में इन्होंने कृषि सेक्टर को डेवलप करने के लिए अपनी ओर से हर संभव प्रयास किए थे। ये इन्होंने ही एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। ठीक है, यानी इनके दृष्टि में किसान और जवान यानी फौज और किसान दोनों इंपॉर्टेंट है। यानी एक किसान जो खेती करता है तो अपने मेहनत के बलबूते पर 10 लोगों का पेट भरने की क्षमता रखता है, और एक जवान जो ड्यूटी करता है अपने श्रम से 10 लोगों का, भारत का, अपने देश का 10 लोगों को सेफ्टी प्रदान करता है। ठीक है, इसीलिए इन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। और इनके समय में ही आपका अमेरिका जो है भारत को अनाज सेक्टर को देखते हुए बार्गेनिंग करता था। तब इन्होंने अमेरिका को भी चुनौती दिया था। लाल बहादुर शास्त्री के ऊपर मैं ऑलरेडी एक सेशन कर चुका हूं, मैं चाहूंगा आप इसे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हरी क्रांति जो चलाया गया था, तो आरंभ में किन किन राज्यों का इसका फायदा मिला था वो भी जानना अत्यंत आवश्यक है। तो इसका स्टार्टिंग में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रांत में यहां अभियान चलाया गया था। अच्छा, हर अभियान का कुछ नकारात्मक प्रभाव भी होता है। तो इसका नकारात्मक प्रभाव यह पड़ा कि देश में किसानों के बीच में आपका क्या होने लगा, आपका मतभेद होने लगा, विशेषकर छोटे किसान और बड़े किसानों के बीच में। छोटे किसान और बड़े किसानों के बीच में। ये इसका डिमेरिट पॉइंट हम जान सकते हैं। दूसरा ये था आपका, दूसरा पॉइंट ये लिख सकते हैं, पर्यावरण समस्या भी होने लगा। था। ठीक है, तो इस हिसाब से मैं आपका इस प्रश्न संबंधित उन्हीं सारे तत्वों को मैं आपके सम्मुख रखने का प्रयास किया हूं जो कि आपका एग्जाम के लिए अत्यधिक इंपॉर्टेंट है। देखिए अब प्रश्नों कहां से बनता है, यहाँ से परीक्षा में प्रश्न बनता है कि हरी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, वो कहाँ का वैज्ञानिक थे, तो वो क्या थे, आपका अमेरिका का कृषि वैज्ञानिक थे। उन्होंने किस पर शोध किया था, तो उन्होंने मेक्सिको का गेहूं के ऊपर शोध किया था। भारत में हरी क्रांति कब आरंभ होता है, तो 1966 से लेकर 67 में होता है। इसी का परिणाम स्वरूप क्या होता है, 1970 ईस्वी में भारत जो है अनाज के उत्पादन में आत्मनिर्भर बन जाता है। हरी क्रांति का लाभ सर्वप्रथम किसे मिला था, तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिला था। ठीक है, तो ये सारे आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहूंगा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अब मुझे क्लास जो है यहीं पर समाप्त करने का अनुमति